तो क्या दोस्तों आप भी क्लास 10th में हैं और इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं साइंस का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में। आज दोस्तों हमारा है इस वाले चैप्टर का पार्ट 3 है। ऑलरेडी हमने दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है। पार्ट 1 में दोस्तों हमने समझा था परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन क्या क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और हमने अपने पार्ट 2 में सीखा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। लेकिन आज है इस वीडियो का पार्ट 3 और आज हम सीखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीजें आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले हेडिंग की तरफ, जो कि दोस्तों हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यानी हम सबसे पहले सीखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, और इसे मैं अगर आप लोगों को सीधा सीधा परिभाषा लिखवा दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या। तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पहले मैं कुछ चित्र बनाने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे आप लोग चित्र देखते ही समझ जाएंगे कि ये चित्र किस चीज का है। यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूँ, ये गाइस आप लोग चित्र देखकर बताइए किस चीज का चित्र। यहाँ पर एक चित्र बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया एक तराजू। ये क्या है, जिसमें तोला जाता है किसी भी सामान को। जब आप कभी सब्जी लाने गए होंगे तो आपको देखा होगा एक बगल में वो बाट रखता है। बाट मतलब जैसे जो उसका मानक वो बनाए रखता है, 1 किलो का 2 किलो का वो रखता है, और दूसरी तरफ जो आप खरीदते हैं वो रखता है। लेकिन वह जब तक तोलता है जब तक दोनों तरफ मतलब कांटा बराबर ना हो जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैंने लिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया MgO लिख दिया। अब आप लोग बताइए क्या यह दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। यानी यह कैसा समीकरण है? तो यह अभी असंतुलित समीकरण है। तो इसे हमें संतुलित करना है। तो कैसे करना है चलिए बताता हूं। जैसे आप लोग यहाँ पर सिंपली देख पा रहे होंगे 1 mg है, यहाँ पर भी 1 mg बराबर है, लेकिन यहाँ पर इसके पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस तराजू में 1 ही ऑक्सीजन है। अब जब सामान मतलब जैसे आप लोग सब्जी लाने गए होंगे तो वहां पर अगर बाट से सामान आपका कम है तो आपको मतलब आपसे बोलते हैं कि इसको बराबर तोलिए, तो इसे भी आपको बराबर करना पड़ेगा। अगर कम रहता है तो आप नहीं लेते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी दोनों पक्ष को बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसे भी 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तभी तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पिछले क्लासों में बताया गया होगा x + y पर इसको आपको 2 से गुणा करना रहेगा। तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं कि 2 का गुणा x से भी है और 2 का गुणा y से भी है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब इस 2 का गुणा मैग्नीशियम से भी है और इस 2 का गुणा ऑक्सीजन से भी है। यानी अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी ऑक्सीजन संतुष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, यानी ये वाला पक्ष अभी जो है भारी है, यानी इसके पास अधिक परमाणु है। तो क्या करेंगे, हमें इसे भी बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बराबर, लेकिन यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है और यहाँ पर 1 मैग्नीशियम है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 से इसका साथ भी गुणा कर देंगे। तो अब क्या हुआ, ये 2 mg हो गया, यहाँ पर भी 2 mg है, यहाँ पर भी 2 O है, यहाँ पर भी 2 O है, यानी 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये कैसा समीकरण बन गया, अब ये एक प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। यानी ये कैसा समीकरण है, तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी यही आपको यहाँ पर समझना था। तो अब चलिए इसका परिभाषा कैसे लिखना है और इसके उदाहरण कैसे लिखने हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो चलिए चलते हैं इसका परिभाषा लिखते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम समझेंगे कि इसका परिभाषा कैसे लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका परिभाषा कैसे लिखना है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम आसान भाषा में, अपनी भाषा में इसका एक परिभाषा लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। जब रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर तथा दाईं ओर में बराबर होती है, यानी जब रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिखा था। क्या लिखा था? Mg प्लस O2, यहाँ पर तीर लगाना है क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है। तो चलिए एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। जैसे किन्हीं दो अभिकारकों या दो उत्पादों के बीच हमेशा प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर, यानी किन्हीं दो अभिकारकों या दो उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और अभिकारकों को सदैव बाएं ओर तथा उत्पादों को दाएं तरफ लिखा जाता है। और इसका तीसरा नियम था कि अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। तो वही यहाँ पर मैंने लगाया है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? MgO। तो क्या दोस्तों यहाँ पर इसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है? नहीं। तो क्या ये डिफिनेशन अभी सत्य है? नहीं। तो चलिए सही करते हैं। कैसे? यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो लगा दिया, दो ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर दो मैग्नीशियम था, यहाँ पर भी दो से गुणा कर दिया। यानी अब देखिए इसके परमाणुओं की संख्या और इसके परमाणुओं की संख्या बराबर है। पहले नहीं थी लेकिन बराबर करना पड़ेगा तभी आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा। यानी यहाँ पर हमने क्या किया? इसके परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया और ऑक्सीजन के भी परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया। तो ये उसका उदाहरण था। अब चलिए हम समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है और इसे किसने कहा था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, किसके अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं Mg प्लस O2 और तीर लगा के यहाँ पर लिख रहा हूं MgO लिख रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं दो लगा दूं तो अब द्रव्यमान संरक्षण पूछेगा कि यहाँ का एक Mg कहाँ गया, क्योंकि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक Mg गया तो गया कहाँ? तो हम क्या करेंगे? केवल इसमें परिवर्तन कर देंगे। क्या परिवर्तन कर देंगे? यहाँ पर दो लगा देंगे और अब ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। यानी ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आप बता देंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इसका चलिए मैं आप लोगों को डिफिनेशन लिख दे रहा हूं एक बार और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं भी आपको लिख के दे रहा हूं। दोस्तों ये रहा डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन? रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है। आपसे ये प्रश्न बन सकता है और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और ये पिछले कई वर्षों में पूछा भी गया प्रश्न है। ये सीधा सीधा यही क्वेश्चन उठ के चला आया था बोर्ड एग्जाम में, और वहां पर जिस बच्चे ने इसे पढ़ रखा था उसने अच्छे से लिखा, और जिन्होंने पढ़ ही नहीं रखा था उन्होंने तो क्या लिख दिया? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है वो अलग है, लेकिन ये पूछना क्यों जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं।
द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में चलिए हम समझेंगे इसके कुछ उदाहरण और उन्हें संतुलित करके आपको दिखाना है। तो चलिए फटाक से चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा है और ये कैसा समीकरण है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसे संतुलित करना है तो आप कैसे कर पाएंगे, चलिए हमारे साथ जुड़कर समझें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण और यहाँ पर कैसे असंतुलित है चलिए बताता हूँ। यहाँ पर कितना Fe है? एक ही Fe है, लेकिन यहाँ पर कितना Fe है? 3 Fe है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 1 और 3 आप कहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या इसके साथ किसी संख्या का गुणा है? नहीं, यानी यहाँ पर क्या है? केवल एक ही Fe है, लेकिन यहाँ पर Fe3 यानी 3 Fe है। तो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा तभी ये संतुलित रासायनिक समीकरण बनेगा। तो चलिए इसे बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कैसे? एक ही Fe है, यहाँ पर 3 Fe है, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर 1 वो है, यहाँ पर 4 वो है। तो क्या बराबर है? नहीं। तो चलिए बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 Fe यहाँ है तो यहाँ पर भी हम 3 Fe कर देंगे। तो ये 3 Fe हो गया प्लस H2O लिख देंगे, तीर लगा देंगे Fe3O4 प्लस H2 लिख देंगे। अब Fe तो बराबर हो गया 3 Fe हो गया, लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो चलिए इसे बराबर करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये बराबर हो गया है। यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से इसके साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4H2O तीर लगा देंगे Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 O था, यहाँ पर भी 4 O है, लेकिन यहाँ पर 4 दूनी 8H हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना H है? केवल और केवल 2H है। तो इसे भी हमें 8 करना पड़ेगा। तो इसके साथ क्या कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 8 हाइड्रोजन बन जाएगा। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3Fe, इसे मिटा देता हूं यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 3Fe प्लस 4H2O फिर Fe3O4 प्लस 4H2। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3 Fe है, Fe बराबर यानी संतुष्ट। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर है 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन भी संतुष्ट। क्या बचा? ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 4 कैसे हो गया? ये भी तो 8 हो सकता था 4 दूनी करके। तो क्या आपने जब यहाँ पर x प्लस y को 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर जैसे मैं मान लू यहाँ पर क्या लिख दूं, यहाँ पर x को ऐसे लिख दूं, तो क्या इसके साथ गुणा हुआ? तो ये तो हो गया 2x2, लेकिन 2y को जब गुणा किया तो यहाँ पर क्या आएगा? 2y केवल आएगा, ना कि यहाँ पर ये वाला 2 भी आएगा। केवल यानी इस 2 का गुणा x2 से भी है, इसका गुणा y से भी है। तो वही यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया? 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब चलिए समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना दूसरा सवाल लिख दिया है। क्या लिखा है? Fe प्लस HCl तीर लगा दिया है FeCl2 प्लस H2। अब इसे आप लोग क्या करेंगे? इससे आप लोग होमवर्क में लिख लेंगे और इसे आप लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करके अच्छे से कमेंट में आप लोग लिख देंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट करिए, और आप लोग कहां से हैं ये भी कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सभी चीज समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।